हाँ। अच्छा अच्छा। अंबर बाबू नहीं आते वो किसी के काबू। अरे क्या बात। अंबर जी मेरे वो है। लीजिए, और बड़े कंसल्टेंट आ गए सर, आशीष जी। अरे सर आप बहुत दिख रहे हैं, बिल्कुल साफ सुथरे। शुक्रिया। बस अब मैं भी अपना मुच्छी का आपने हटाता हूँ। आपने तो मास्क वगैरह लगा रखा है सर। सर वो गांव में जो होती है ना, आपको हाँ ध्यान हो, गेहूं से वो निकालते हैं, बाल से गेहूं निकालते हैं। तो बैल जो है, गेहूं ना हाँ हाँ खाए तो बैलों के ऊपर वो लगा हाँ। दिया जाता है। तो मैं उसी से कंपेयर करता हूँ, लीजिए सर जी। खोज कहते सर हैं। खोज सर हम खोज लोग कहते हैं, अभी उतार दीजिए उसको। लाइव हैं फेसबुक पर। सर जी नमस्ते। तो अब हम लोग नमस्कार चाहें जी, तो ऑफिशियली नमस्कार। शुरू कर सकते हैं। सर मैं नमिता बोल रही हूँ। जी नमस्कार मैडम, नमस्कार। नमस्ते सर, नमस्ते। आकांक्षा मैम, हम लोग लाइव हो गए हैं फेसबुक पर। हाँ बिल्कुल, मैंने फेसबुक पर लाइव कर दिया है और अब हम फॉर्मली अपना सर नमस्कार, हम अपना प्रोग्राम प्रारंभ करते हैं। हेलो एवरीवन, हेलो ऑल द पार्टिसिपेंट्स। माई सेल्फ डॉक्टर आकांक्षा सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। I welcome you all in our webinar, all my friends, all my teachers, all invitees, all guests, all students, all of you, welcome you all. With the blessings of Guru and God, we begin our very first lecture of proposed webinar series. As we know, we are living in very unprecedented time, which demand us to change our teaching learning ways without changing with changing times. We are trying to adapt ourselves with online methods of imparting and acquiring ideas so that learning doesn't stop for us. Keeping in mind the stress induced by all the uncertainty and chaos around the world we are organizing a session with Professor U.C. Vashisht, former head and dean, Faculty of Education, University of Lucknow. But before that, I request Professor Dhananjay Yadav, head, Department of Education, University of Allahabad, to throw light behind the idea of this series of webinars. Professor Dhananjay Yadav, sir, I welcome you and ओके थैंक यू। please throw some light on this webinar. ओके थैंक यू आकांक्षा जी। सबसे पहले तो आप सभी को इस वेबिनार में ज्वाइन करने के लिए विशेष स्वागत है, आभार है, धन्यवाद है। और विशेष स्वागत आज के जो लर्नर हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं इस वेबिनार के, उनका है, जो कि इस सीरीज ऑफ वेबिनार जो कि हमारे डिपार्टमेंट के यंगर कोलीग्स आकांक्षा, रुचि और सरोज, प्रशांत सबने मिल करके प्लान किया और इसमें आकांक्षा ने लीड लिया। और हम इस कोविड-19 की जो अनप्रेसिडेंटेड कंडीशन थी, जिसमें कि वी वर ऑलमोस्ट हेल्ड अप कि हम क्या करें, कैसे करें, तो ऐसी परिस्थिति में हमको एक मौका मिला जिसमें कि हम ये ऑनलाइन इंटरेक्शन सेशन शुरू कर सकें। एम आई ऑडिबल? सुनाई पड़ रहा है? यस सर, यस सर। ओके। तो इस सीरीज में क्योंकि आज पहला हमारा लेक्चर है, तो इसमें हम सभी श्रोताओं का, सभी रिसर्च स्कॉलर्स का, अपने फैकल्टी मेंबर्स का विशेष धन्यवाद देते हैं। और आज के हमारे जो मेन स्पीकर हैं प्रोफेसर यूसी वशिष्ठ जी, उनका विशेष स्वागत है। सर, हार्टिएस्ट वेलकम टू यू ऑन दिस फोरम। आप साइंटिस्ट कम फिलोसोफर हैं और उससे ऊपर आप एक अच्छे टीचर रहे हैं। यू आर ए लर्नड टीचर और निश्चित है कि आपका जो डेलिब्रेशन है, आपके एक्सपीरियंसेस हैं, उससे हमारे बच्चे, हम सभी लाभान्वित होंगे। आपका सर विशेष स्वागत और अभिनंदन। और अगर ये वेबिनार हम लोग 15 दिन पहले कर रहे होते तो शायद ये इंटरनेशनल स्टेटस का होता, क्योंकि सर अभी कुछ ही दिनों पहले अमेरिका से हिंदुस्तान आए हैं, अभी क्वारंटीन में ही थे सर। लेकिन आपने बड़े अल्प समय में हमारी रिक्वेस्ट को स्वीकार किया एंड यू आर हियर विद अस टू ब्लेस अवर ऑडियंस। तो आपकी इस सहृदयता के लिए, आपकी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिए जो आपका स्नेह है, प्यार है, उसके लिए विशेष आभार। और हमारे डिपार्टमेंट के दो लर्नड प्रोफेसर, प्रोफेसर के एस मिश्रा जी, फॉर्मर वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, एंड प्रोफेसर पी के साहू सर, जो कि दोनों लोग हमारे इस वेबिनार की जो सीरीज है
उसमें एडवाइजर्स के रूप में हैं प्रोफेसर उषा मिश्रा जी, जो समय समय पर हम लोग को गाइडेंस देते रहते हैं, और वो हमारे गुरुजन जो कि इस समय यहाँ नहीं हैं, जिनके प्रताप से हम शायद यहाँ पर कुछ काम करने का मौका मिल पाया है, प्रोफेसर RS पांडे जी का, उनका विशेष क्या कहते हैं आभार, विशेष धन्यवाद यहाँ कहीं भी हैं। उन्होंने हमको इस लायक बनाया कि हम यहाँ पर ये काम कर सकें। और ये कोविड-19 की जो परिस्थिति आई, उसको भी एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि उसने हम लोगों को कठिनाई में भी आगे बढ़ने का मौका दिया, क्योंकि अगर ये फेस टू फेस मोड में हम सेमिनार कर रहे होते तो इसके लिए शायद हमें रिसोर्सेज ज़्यादा इकट्ठे करने पड़ते, लोगों को आने में कठिनाइयाँ पड़ती, और टेक्नोलॉजी के सहयोग से हम इस कार्य को संपादित कर पा रहे हैं। किसी भी सेमिनार में हमारे लिए जो महत्वपूर्ण होता है द एकेडमिक फूड, वो एकेडमिक फूड हमको लगातार मिलता रहेगा। और हम ये उम्मीद करते हैं कि ये आज का जो इनॉग्रल सेशन है, यूसी वशिष्ठ सर इसमें जो भी एड्रेस करेंगे, निसंदेह उसमें डिपार्टमेंट के लिए और हमारे श्रोताओं के लिए, पर्टिकुलरली हमारे पीजी स्टूडेंट्स, रिसर्च स्कॉलर्स, हमारे पास आउट, सभी इससे कहीं न कहीं लाभान्वित होंगे, और सबको संकट के काल में कैसे अपनी एकेडमिक एक्टिविटीज को आगे ले जाना चाहिए, और उसके लिए एक संबल मिलेगा। विशेष आभार, विशेष धन्यवाद सर, आपका विशेष स्वागत। आप हमारे बीच इस समय उपस्थित हैं हमको आशीर्वाद देने के लिए। मेनी थैंक्स एंड वेलकम टू यू सर। थैंक यू सर। आकांक्षा जी। जी, now I invite Professor PK Sahu, former Vice Chancellor, University of Allahabad, former Head, Department of Education, former Dean, Faculty of Arts, University of Allahabad. I request Professor Sahu sir to briefly introduce Professor UC Vashisth sir. Over to Professor Sahu. कि हमारे देश के एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो शिक्षा शास्त्री और शिक्षा दार्शनिक रूप में हम जानते हैं, हमारे मित्र प्रोफेसर उमेश चंद्र वशिष्ठ जी को हमारे डिपार्टमेंट के तरफ से, हमारे विश्वविद्यालय के तरफ से स्वागत करते हैं। प्रोफेसर यूसी वशिष्ठ साहब को यदि कोई एमएड के विद्यार्थी या कोई शोधार्थी यदि नहीं जानता है, तो उनके बारे में मुझे यदि कोई इंट्रोडक्शन देना है तो फिर उसके कोई भी प्रासंगिकता नहीं रहता है। मेरा कहने का अर्थ है कि प्रोफेसर यूसी वशिष्ठ साहब एक जाने माने शिक्षा शास्त्री है और हमारे देश में विदेश में ये विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट से जुड़े हुए काम करते हैं। जैसे कि प्रोफेसर धनंजय यादव जी जो हमारे विभाग के अध्यक्ष है, शिक्षा शास्त्र विभाग की होता है, कि प्रोफेसर वशिष्ठ साहब के खूबी ऐसा है कि वो वैज्ञानिक भी हैं, जीव विज्ञानी विशेष करके, और जीवों के वैज्ञानिक अध्ययन के साथ साथ दार्शनिक अध्ययन भी करते। तो प्रोफेसर वशिष्ठ साहब एक मानववादी दार्शनिक है और एक सच्चा दार्शनिक इसलिए कहे जाते हैं, वो किसी को डरते नहीं। सत्य को सत्य के रूप में स्थापित करने के लिए कितने भी बड़े हस्ती और कितने भी बड़े महान क्षमताशाली व्यक्ति यदि प्रोफेसर वशिष्ठ के सामने आ जाए, प्रोफेसर वशिष्ठ साहब अपने विचार के रखने के लिए किसी प्रकार के कसर नहीं छोड़ते हैं और किसी से भयभीत नहीं होते। प्रोफेसर वशिष्ठ साहब एक उदारवादी व्यक्तित्व है, मानववादी विचारधारा में विश्वास रखते हैं और उसके साथ साथ ये जहाँ जिस भी संस्था में कार्य करते हैं उस संस्था को बहुत ऊंची स्तर तक पहुंचा देते हैं। हम लोगों को ये एक बड़ा सौभाग्य मिला था कि दिवंगत प्रोफेसर बालकृष्ण पासी साहब के नेतृत्व में हम लोग लगभग 45 साल पहले उस संस्था में काम करना शुरू किए थे। महिला विश्वविद्यालय का नाम कोई नहीं जानता था, और यदि इंदौर विश्वविद्यालय के शिक्षा संस्थान यदि आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाना जाता है तो उसके प्रोफेसर पासी साहब के नेतृत्व में जो एक टीम को बनाया गया था उसमें कई अग्रज थे, और एक खूबी की बात था कि प्रत्येक अध्यापक को स्वतंत्र रूप में नेतृत्व लेकर अपने स्तर पर
प्रोग्राम्स को इसी कड़ी में प्रोफेसर वशिष्ठ साहब कभी जो परिवर्तन के बारे में बात करते हैं, तो उस समय ये जो होशंगाबाद के जो साइंस के मूवमेंट्स चलता था, तो उसमें वशिष्ठ साहब बढ़ चढ़ कर भाग लेते थे और पर्यावरण को और मानवीय परिवेश को सामने रखते हुए कैसे विज्ञान को बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए और वैज्ञानिक अवधारणाओं को स्पष्ट किया जाए, उसके बारे में प्रोफेसर वशिष्ठ साहब तत्परता के साथ जुड़े। उसी के माध्यम में हम वशिष्ठ साहब को जानते थे कि होशंगाबाद साइंस प्रोजेक्ट से प्रारंभ करके इंदौर विश्वविद्यालय में जितने भी प्रकार के विज्ञान की शिक्षा और सामुदायिक विकास के लिए कई प्रकल्प को अपनाया गया था, उसमें वशिष्ठ साहब नेतृत्व प्रदान किया। प्रोफेसर वशिष्ठ साहब का लखनऊ आना सभी को मालूम है और मैं उनके मित्र होते हुए उनके बड़ाई करना एक अप्रासंगिक होगा, लेकिन मैं सभी मंच पे ये स्वीकार किया और उनको बहुत बहुत धन्यवाद भी दिया। लखनऊ विश्वविद्यालय का नाम भले ऊंचा रहा होगा, लेकिन लखनऊ विश्वविद्यालय के जो शिक्षा शास्त्र विभाग है उसको आसमान तक पहुंचाने के लिए एक जो टीम अप्रोच में जो कार्य किया, उसके तहत लखनऊ विश्वविद्यालय को यूजीसी के प्रोजेक्ट और प्रोफेसर एम.एस. सोढ़ा साहब जैसे वैज्ञानिकों का समर्थन मिला और उस विश्वविद्यालय के जो शिक्षा शास्त्र विभाग है वो अधिक उच्च कोटि की तो कार्य किया। हमारे विश्वविद्यालय की विशेष करके जो हमारे विभाग है उसके प्रति इनका अवदान बहुत मजबूत है और उसके चलते मैं व्यक्तिगत रूप में उनके प्रति बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्हीं के प्रेरणा से आज जो हमारे यूजीसी स्पेशल असिस्टेंट प्रोग्राम को अभी जो दूसरी दर्जा मिला है PRS2 के, PRS3 के लिए प्रोफेसर वशिष्ठ साहब के जो प्रेरणा से हम लोगों ने प्रोजेक्ट सबमिट किया है और उन्हीं के मार्गदर्शन से उस प्रोजेक्ट को हमारे विभाग में क्रियान्वित किया गया और वो हमारे उपदेष्टा के रूप में कार्य किया। प्रोफेसर यूसी वशिष्ठ साहब एक जाने माने शिक्षा दार्शनिक है और भारत में शिक्षा दर्शन में जो कार्य होता है वो प्राय लुप्त प्राय है। लोगों को जो वैज्ञानिक विधि और वैज्ञानिक उपाय का, वैज्ञानिक उपागमों का जो टेक्निकल माध्यम से तकनीकीगत रूप के प्रयोग करके जो शोध कार्य करना, ये वशिष्ठ साहब को सही उतरता नहीं था, तो इसलिए उसके विकल्प के रूप में वो विभिन्न प्रकार के कार्य किए जो दार्शनिक तत्वों को और विशेष करके अवधारणाओं का कॉन्सेप्ट एनालिसिस पर रिसर्च किया और वो एक एनवायरमेंटल साइंटिस्ट होते हुए एनवायरमेंट साइंस वैज्ञानिक रूप के जो कार्य दार्शनिक रूप से किया। तो एक विज्ञान और दर्शन ये दोनों के बीच में कड़ी स्थापना करने के लिए प्रोफेसर वशिष्ठ साहब का योगदान बहुत सराहनीय है और आज हम प्रोफेसर वशिष्ठ साहब को सुनेंगे और ये कुछ दिन पहले भारत में आए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ख्यातनामा व्यक्ति को हमारे विद्यार्थी सुनेंगे और हम सब लोग सुनेंगे और उनके जो विचार परिवर्तन के तरफ जो बढ़ रहा है उस चीज को हम सुने। प्रोफेसर वशिष्ठ साहब एक बेवाक जो इंडिपेंडेंट थिंकर है, इंडिपेंडेंट वर्कर है और इंडिपेंडेंस के साथ अन्य लोगों को कैसे इंडिपेंडेंस के साथ, ऑटोनॉमी के साथ काम करने के लिए भरपूर अवसर प्रदान कर। तो इसलिए प्रोफेसर वशिष्ठ साहब, मैं आपको हमारे विश्वविद्यालय की तरफ से, हमारे विभाग के तरफ से स्वागत करता हूं और हम बहुत लालायित हैं कि आपके लेक्चर को सुनेंगे। अभी मैं आपके और हमारे जो श्रोताओं के बीच में समय नहीं लूंगा, आपको नमन करता हूं, आपको स्वागत करता हूं प्रोफेसर वशिष्ठ साहब। और इसी के साथ मैं आपका परिचय बहुत सूक्ष्म रूप में देता हूं, आपके बारे में तो कहने के लिए कई दिन जाए। तो मैं अभी आकांक्षा सिंह मैडम से आग्रह करता हूं कि ये कार्यक्रम को आगे बढ़ाए। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर साहू सर। अब सबसे पहले तो मैं पार्टिसिपेंट से कहना चाहूंगी कि आप अपना ऑडियो बंद कर दीजिए क्योंकि स्पीकर को दिक्कत होती है। ऑडियो आप सब देख लीजिए कि आपका ऑफ है
उसके बाद बीच बीच में रेज हैंड मत करिए ना। अब मैं बहुत ही खुशी के साथ अपने आदरणीय गुरु प्रोफेसर यूसी वाशिष्ठ सर को आमंत्रित करना चाहती हूँ। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे इस वेबिनार सीरीज के सबसे पहले वक्ता वो है, और हमें बहुत ही मुझे गौरव की अनुभूति हो रही है कि सर हमारे बीच हैं। प्लीज सर, आपका स्वागत है। आप कॉन्करिंग चेंज पर जो बात कहना चाहते हैं वो आप उसके लिए प्लीज आए। धन्यवाद डॉक्टर आकांक्षा जी। मेरे ख्याल से मैं आप तक पहुंच पा रही है मेरी आवाज? बिल्कुल आ रही है। मैं गौरवान्वित और आनंदित अनुभव कर रहा हूं व्यक्तिगत रूप से डॉक्टर आकांक्षा जी का, और एक प्रोफेशनल कुलीग के रूप में आपके डीन साहब धनंजय जी, प्रोफेसर के.पी. मिश्रा जी, के.एस. मिश्रा जी, प्रोफेसर पी.के. साहू जी, मेरे पुराने, आज के नहीं दशकों पुराने मित्र हैं। मुझे ये अवसर मिला, मैं आपसे बात कर पा रहा हूं, ये मेरे लिए अतीव आनंद का विषय है। दोस्तों, जैसा कि डॉक्टर आकांक्षा ने बताया, आज का टॉपिक है कंकरिंग चेंज। आकांक्षा जी ने मुझे थोड़ी स्वतंत्रता दी थी कि मैं इसका सब टाइटल और अपनी तरह से थोड़ा शेप दे दूं, तो मैंने सब टाइटल इसी में रखा है, कॉन्करिंग चेंज, द लाइफ ऑफ ए डॉट। अभी आपने डॉक्टर साहू जी को मेरा परिचय देते हुए सुना। सच बात यह है, मैं जानता हूं और बहुत अच्छी तरह हम सभी जानते हैं जो उनके निकट रहे हैं, कि साहू जी अपने आंतरिक दबाव के कारण वैसे रुक गए होंगे, लेकिन साहू जी को यदि मौका दिया जाए तो 1 घंटे तक भी मेरा इंट्रोडक्शन बड़ी सफलता और शालीनता और शानदार ढंग से दे सकते हैं। मेरे लिए ये फूलकर कुप्पा होने वाली बात है, लेकिन मेरा इसी बिंदु पर व्याख्यान है या बातचीत है मेरी आज की, कॉन्करिंग चेंज, द लाइफ ऑफ ए डॉट। चने के पेड़ पर चढ़ाने के लिए कहा जाता है, मैं इंदौर में रहा था, वहां कहते हैं चने के झाड़ पर चढ़ाने के लिए साहू जी ने जो मेरी प्रशंसा में कशीदे काढ़े हैं, वो वास्तव में मैं किस तरह से देखता हूं वो दृष्टि मैंने रखी है। द लाइफ ऑफ ए डॉट, मुझे इसकी प्रेरणा मिली, एक फिल्म आई थी छोटी सी, द लाइफ ऑफ पाई। मुझे नहीं मालूम आपने कुछ ने देखी होगी, बहुत शानदार फिल्म थी। इसी के श्रृंखला में एक और विश्व के बहुत महान चिंतक रहे हैं, कहा जाता है कि नोबेल प्राइज उनके आगे छोटा था, स्टीफन हॉकिंग। और साथ ही स्टीफन हॉकिंग ने दरअसल इस बात को कहा था कि हम अपने आप को 30 मार्का मानते हैं, लेकिन हम क्या है, कुछ भी नहीं है। इसी बात को किसी और रूप में एरिस्टोटल ने अपने शिष्य अलेक्जेंडर से कहा था। तो इन्हीं दोनों तीनों बातों को मिलाकर मैंने अपना आज का टॉपिक रखा टॉपिक, कंकरिंग चेंज, द लाइफ ऑफ ए डॉट। बदलाव को जीतना, एक बिंदु की कहानी। अब इसमें डॉट क्या है, बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा आसान बनाने की। डॉट का जो डेनोटेटिव या मूल अर्थ माना जाता है, वो ये माना जाता है कि कोई रेखा खींच रखी है और उस रेखा पर कोई बिंदु रखा जाए, रेखा के बीच में कोई भी एक पॉइंट जिसे डॉट कहा जाएगा, वो डॉट है, बिंदु है। और इस बारे में मैथमेटिशियंस एक मत हैं कि जो डॉट की परिभाषा दी गई है वो भी बड़ी काल्पनिक सी परिभाषा है, रियल परिभाषा नहीं है, क्योंकि उसमें कहा गया है कि एक सरल रेखा का संक्षिप्ततम हिस्सा, द माइन्यूटेस्ट पार्ट ऑफ ए लाइन। अब माइन्यूटेस्ट में यदि हम देखें, आप कल्पना करें आज के युग में, मैं याद कर रहा हूं 1973 में मैंने बीएससी किया था, उस समय ऐसी मशीन बन गई थी कि जो बाल में, मनुष्य के बाल में भी ड्रिल कर सकती थी। तो आप कल्पना करें कि वो जो डॉट है, उस डॉट का भी कितना वहां अंश, कितना छोटा अंश को
कहूं वो डॉट है गणित की दृष्टि से। ग्रीक समय की एक कहानी है, किसी ने या शायद यहां भी कहीं बात की जाती है इसकी, जो अपने अरब कंट्रीज में। उसने पूछा कि मैंने ये हूं, मैं ये हूं। राजा ने बोला कि मैं ये हूं, मैं ये हूं, ये हूं। उसने कहा कि तू ये बता, ये रहा नक्शा दुनिया का, तू ये बता इसमें कहां है। किसी में तो कहीं हूं ही नहीं, कि इसका मतलब तू कुछ भी नहीं है। तो जो वो कुछ भी नहीं है उसकी कहानी क्या है, जिसको कि सार्त्र ने कहा ह्यूमन इंडिविजुअल, वो व्यक्ति जिसको अपनी विचार है, सोच है, चिंतन है, दृष्टिकोण है, मानसिकता है। या इसके विपरीत मैं कहूं कि वो कोई सेलिब्रिटी, कोई कहता है जी ये बहुत बड़े ऑथर हैं, ये बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हैं। मैं क्षमा याचना के साथ कहूं, मेरा यहाँ बिल्कुल भी वो नहीं है इरादा कि वो फला फला वहां के डीन है, ये फला फला के प्रोफेसर है, वो फला फला के वीसी है, वो इतनी जमीन के मालिक हैं, वो उस धर्म के गुरु है, धर्म गुरु है, वो इस जाति के बड़े वो है। लेकिन शायद वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि समुद्र में यदि रेत के जितने भी पार्टिकल हैं, उन पार्टिकल में से भी देखा जाए तो हमारी जो एक शब्द है थोड़ा अपमानजनक सा माना जाता है, लेकिन पार्लियामेंटेरियन वर्ड है, औकात हमारी कुछ भी नहीं है। वो उसकी कहानी की दृष्टि से मैंने ये टॉपिक रखा है। यहां मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं, मेरे इस दुनिया में बहुत लोग हैं, हर तरह के लोग हैं। मैं अभी गूगल देख रहा था, आप यहाँ इसमें इनॉग्रल उसमें ही आज की तारीख में 780 करोड़ हम इस दुनिया में हैं। इन 780 करोड़ में थीस्ट भी हैं, एथिस्ट भी हैं, मूर्ति पूजक भी हैं, वेदांती भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जोरास्ट्रियन, ज्यूज और पता नहीं क्या क्या। यहां मैं एक बात स्पष्ट ये करना चाहता हूं कि मुझे खुद नहीं मालूम मेरा दर्शन क्या है, लेकिन तुलनात्मक रूप में मैं अपने आप को शायद कुछ सीमा तक वेदांत के नजदीक पाता हूं। मुझे कर्मकांड जीवन में कभी बहुत सुहाया नहीं, इसीलिए धर्म को जो लोग मूर्ति पूजा या कर्मकांड या पूजा अर्चना उससे जोड़ते हैं, मेरी उनसे नाराजगी नहीं है, खिलाफत नहीं है, मैं विरोध नहीं करता, मैं भी नास्तिक नहीं हूं। लेकिन जो कर्म कांड है उससे मैं अपने आप को जोड़ नहीं पाता। इसलिए जो मेरी व्याख्या है, जो मेरी आज की बातचीत है, कालांतर में आप पाएंगे, उसमें मैं एक कहना चाहिए कि वेदांती की दृष्टि से कोशिश करूंगा रखने की। हालांकि मैं वेदांत के भी कितना नजदीक हो पाया वो बड़ा मुश्किल है कहना, लेकिन मेरी दृष्टि है। और फिर मैं कहूंगा कि वो कोई 30 मार का नहीं हूं। मैं अपनी कक्षा में कहा करता हूं कि मैं खुदा का बड़ा भाई नहीं हूं, जो मैं सर्वज्ञानी हूं, लेकिन ये एक पक्ष है जो मैं रखने का प्रयास कर रहा हूं। तो चलिए हम मूल कथा आरंभ करते हैं। ये इसका प्राक कथन था। ये दुनिया आई, दुनिया बनी, इस दुनिया के लिए बड़े अनेक थ्योरीज आई कि ये दुनिया किसने बनाई। फिल्मी एक गाना भी है, काहे को ये दुनिया बनाई। डार्विन साहब अपनी रचना लेकर आते हैं कि ओरिजिन ऑफ लाइफ की रशिया की थ्योरी अलग है, जो केमिकल थ्योरी अलग है। वो कहते हैं कि देयर वाज कीमोजेनी, जियोजेनी एंड बायोजेनी, बायोजेनी, कीमोजेनी एंड जियोजेनी। इस तरह से आई। स्टैनली मिलर का एक्सपेरिमेंट 1938 में किया गया था, जब उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और वाटर को उबाला था। हिंदू फिलॉसफी कुछ और कहती है कि जगत का अंतिम सत्य ब्रह्म है, ब्रह्म है। अब फिर वही वो कहना, टूटी हुई कड़ियों को जोड़ने का प्रयास करते हैं, ईश्वर है। ईश्वर के बाद उन्होंने काम सारा सौंपा विश्वकर्मा जी को, विश्वकर्मा जी ने ये दुनिया बनाई।
कुछ लोग इस मत को भी नहीं मानते, वो कहते हैं कि नहीं जी हमें तो खुद ही ईश्वर ने बनाया है, खुदा ने बनाया है, आई एम एन इंडिविजुअल पीस इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया का मैं ही अकेला हूं। ये भी इसमें गलत कुछ नहीं है, हो सकता है ऐसा हो, मैं मना नहीं करूंगा। क्रिश्चियन फिलोसफी का एक अपना सोच है कि 7 दिन में दुनिया बनी। बिग बैंग थ्योरी, जिसमें आजकल लेटेस्ट गॉड पार्टिकल हाइड्रोजन कोलोजन की बात की जा रही है, जो उसके सारे जो कौन सा इंग्लिश चैनल के आसपास एक्सपेरिमेंट भी किए जा रहे हैं, सारी बातों का लब्बो लुबाब ये है कि ये दुनिया आ गई, और लेकिन जब आई और आज तक 2020 जून मास के 2:58 बजे तक ये दुनिया वैसी ही है जैसी आई थी, ऐसा नहीं है। और ये इसीलिए बड़ा, मैं इस बात को मैं फिर कहूंगा कि आकांक्षा जी का बड़ा त्वरित मस्तिष्क बड़ा अच्छा चला। उन्होंने रखा कंकरिंग चेंज। ये दुनिया जब से आई है आज तक लगातार बदल रही है, बदलती रहेगी, एक क्षण भी रुकेगी नहीं। तो कहते हैं भारतीय दर्शन में क्षणे क्षणे नव्यते बुधे, और इसका इससे बड़ा क्या प्रूफ होगा कि कोविड-19 ने हमारे घर पर नहीं, नगर देश और प्रदेश में नहीं, हमारे दिलो दिमाग में दस्तक लगा दी है। दुनिया की 780 करोड़ की आबादी में ऐसा मैं नहीं समझता कि कोई आदमी होगा जो कि इस वैश्विक महामारी को महसूस नहीं कर रहा। इसलिए ये बदलाव हमारे घर के दरवाजे पर खड़ा है। साइकोलॉजिस्ट अलग आ गए हैं, मेंटल पेशेंट्स आ रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, मेंटल इलनेस के केस बढ़ रहे हैं, सारी दुनिया परेशान है, देश परेशान है, देश की सरकारें परेशान हैं, गली मोहल्ला नगर और गांव में ये बात फैल गई है। अदरवाइज भी, और दूसरी ओर से भी यदि हम देखें कि बदलाव है, बहुत बदलाव है, हर तरफ बदलाव है, और अभी तक बदलाव होता रहा है और होता रहेगा। ये जो बदलाव है कि भी यदि मैं कई लेवल्स देखूं, एक तो मेरे अंदर बदलाव, इसमें मैं फिलॉसफी की कक्षा में 2 उदाहरण लिया करता हूं। किसी व्यक्ति को यदि मैं 20 साल बाद मिलूं, करे तू तो बिल्कुल ही बदल गया, अब तू वो नहीं है जो है था। लेकिन मैं जानूं, मैं जानता हूं कि मैं वही हूं जो 30 साल पहले था या 50 साल पहले था। तो दोनों बातें सच हैं। बेसिकली मैं वही उमेश चंद्र वशिष्ठ हूं जो 65 साल पहले इस दुनिया में आया था, लेकिन मैं वो नहीं हूं जो था। उसके बाद भी बदलाव जो हुए हैं उन्होंने मुझे, तो एक तो ये बदलाव है जो मेरे अंदर बदलाव है, वो बदलाव बायोलॉजिकल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, मेडिकल हो सकता है, साइकोलॉजिकल हो सकता है, सोशल हो सकता है, इकोनॉमिक हो सकता है, वगैरह वगैरह। वो एक मेरे लेवल पर बदलाव। इसके बाद एक और बदलाव है मेरे जो आसपास जो हो रहा है। अभी मैं जूम की मीटिंग चल रही है, जहां शिक्षाविद और चिंतक देश के बड़े इकट्ठे हो रहे हैं, शिक्षा शास्त्र के। इमीडिएट हमारा आसपास जो सराउंडिंग है, मैं इस कमरे में बैठा हूं, आपसे बात कर रहा हूं, ये जो बदलाव है मेरे आसपास, मैं अपने अंदर से बाहर निकला, ये जो मेरा इमीडिएट आसपास है, इमीडिएटली अराउंड अस, ये भी बदल रहा है, ये भी एक जैसा नहीं है। और यदि मैं एक लार्जर वर्ल्ड की बात करूं, सारा संसार भी बदल रहा है, पृथ्वी घूम रही है। कहना चाहिए कि पृथ्वी में जो एलिमेंट है, पृथ्वी है, आकाश है, देश है, इनके जो समूह है, जो समुद्र है, वो सब बदल रहा है। एक लाइन में यदि कहूं, द होल यूनिवर्स इज सिटिंग एट दिस चेंज।
अब ये चेंज कितना सही है, कितना गलत है, कितना वांछित है, कितना अवांछित है, फिर इसमें अलग अलग मतलब मत हैं। कोई कहता है कि चेंज इज फॉर द बेटर, कोई कहता है कि अवसर है, कोई कहता है इसके अलग अलग जितने वो कहते हैं ना मुंडे मुंडे मते भिन्ना, जितनी दुनिया में मन है, मस्तिष्क है, उतनी तरह से अलग अलग सोचते हैं। इसलिए किसने कहा कि देखो, वो किसी ने एक बड़ा आजकल व्हाट्सएप पे बड़ा चुटकुला सा चल रहा है कि देखो मैंने आपका कृष्ण जी से किसी ने मजाक किया कि मैंने आपके मंदिर बंद करवा दिए, तो उसने उत्तर दिया कि घर घर मंदिर खोल दिए। अब इस बात को क्रिश्चियन या मुस्लिम या किसी भी फिलोसफी में ले ले, लेकिन बदलाव है। इतना ही नहीं, इस बदलाव में एक और चीज है। यहां एक और मैं उदाहरण देना चाहूंगा। ये तो पहला तो बदल रहा है, और बदल ही नहीं रहा, इवॉल्व हो रहा है। विकासवादी जो दृष्टि है, यहाँ एक बड़ा फैक्टर आ जाता है टाइम का, मैं उसकी बात करना चाहूंगा। चेंज इज ऑलवेज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। मिल्स के कैनन्स में भी ये कहा जाता है कि प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट। पोस्ट टेस्ट वो है जो बाद में होता है, और बाद का और पहले का जो मापक है वो समय है। जो पाश्चात्य दर्शन की समय की संकल्पना है वो लीनियर टाइम की है। स्टीफन हॉकिंग की जो सबसे पहली किताब आई और सारी दुनिया में सोचने को उसने विवश किया, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, उसमें उसने एक बड़ा शानदार सवाल उठाया है कि यदि हम कल्पना करें पीछे की ओर जाएं, यदि हम ईस्वी सन को माने तो 2019 साल 5 महीने 13 दिन 14-15 घंटे जो हमको हो गए हैं। इससे पहले क्या था समय, कि बिफोर क्राइस्ट था। उससे पहले क्या था, और वो था कि दुनिया कब शुरू हुई था। उस सबको जब वो सवाल उठाता है कि समय कब शुरू हुआ, भाई दुनिया जब शुरू हुई तब भी कोई समय तो था। तो वो कहता है समय क्या, समय शुरू होने से पहले समय था। वाज देयर टाइम बिफोर टाइम? यदि था, इसका मतलब समय से पहले ही चल रहा है, ये लीनियर था, फिर था ये क्या। और मान लो समय नहीं था, तो समय से पहले क्या था। और यहाँ फिर वही कहना चाहिए, उसकी विस्तारवादी वो आ जाती है, हिरण्य गर्भ की कल्पना आ जाती है। वो अभी जो नई थ्योरी चल रही है कि जो यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, तो ब्लैक होल की बात आ जाती है। अनेक तरह के दर्शन आ जाते हैं। समय के लीनियर में भी अनेक प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इवोल्यूशन का ये एक मापक है। दूसरा मापक है, अब देखिए मैं फिर वही कहूंगा कि इसमें अपने आप को डॉट को देखें, हम अपने आप को चुने, हम अपने आप को देखें, लगता है हम कहीं एग्जिस्ट नहीं करते। बहुत माइनर, बहुत माइन्यूटेस्ट, सबसे लघुतम हमारा अस्तित्व है। दूसरा एक पक्ष है, वो कहता है कि समय लीनियर नहीं है, समय साइक्लिक है। आज आप भारत में भी देखेंगे लगभग हर राज्य में बड़ा बड़ा दीवारों पर लिखा रहता है सतयुग आएगा, क्योंकि समय अपना चक्र बदल रहा है। तो समय की जो कॉन्सेप्ट है, संकल्पना है, वो चक्रीय है। सतयुग है, फिर त्रेता युग है, फिर द्वापर युग है, फिर कलयुग है, और वापस फिर सतयुग आएगा। इसीलिए वो बार बार कहते हैं कि सतयुग आएगा। सांख्य और योग दर्शन को यदि हम ले लें भारतीय दर्शन के अनुसार, तो सांख्य और योग में भी इस बात को कहा गया, बड़ा साफ कहा गया कि पुरुष और प्रकृति, इससे जो अव्यक्त था, अव्यक्त से व्यक्त हुआ, सूक्ष्म से स्थूल हुआ, और तीनों गुण त्रिगुणात्मक जो प्रकृति थी वो संतुलित से असंतुलित हुई। महत प्रकृति, महत, अहंकार वगैरह, इस सारी इसमें इवोल्यूशन होता रहा। और फिर लास्ट में एक मन, फिर 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 तन्मात्राएं और 5 महाभूत, 21, और ये चल के 5 बने, इन सबसे सृष्टि बनी। अर्थात ये भी एक इवोल्यूशन की थ्योरी है। और दूसरी थ्योरी यदि हम वैशेषिक दर्शन की ले लें, इसी की तरह की पैरेलल थ्योरी है। वो कहते हैं कि द्रव्य है,
द्रव्य शायद 9 है, गुण है 24, कर्म है 5, सामान्य और विशेष समवाय अभाव। इनके एक विशेष प्रकार के समवाय से इस सृष्टि का दुनिया का बना। मीमांसा दर्शन ले ले। मीमांसा दर्शन अलग बात कहता है। मीमांसा दर्शन कहता है कि ये जो हमारा जन्म है, ये जन्म हमें मिला है और इसका पहले पुनर्जन्म था, पुनर्जन्म की संकल्पना है, स्वर्ग है, नरक है, संचित कर्म है, प्रारब्ध कर्म है, आदि आदि। उत्तर मीमांसा ले लें। उत्तर मीमांसा कहता है कि जन्म चक्र और कर्म चक्र से मुक्ति पाकर मोक्ष प्राप्त करना। इसमें फिर दो मत हो जाते हैं। श्री अरविंदो जैसे चिंतक कहते हैं कि इसी जन्म में मोक्ष है, प्राप्त किया जा सकता है। जैन दर्शन भी कहता है कि जीते जी मोक्ष प्राप्त करने की कल्पना है, संकल्पना है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, मर के ही मोक्ष मिलेगा। खैर, अब जो हम यहाँ इस इवोल्यूशन में हम आकर खड़े हैं, आप इसको डॉट कह लें, इंडिविजुअल्स कह लें, 780 करोड़ लोग कह लें, फिर अरबों जीव जंतु और ले लें, अरबों अरबों पौधे के बीज ले लें, क्योंकि उनमें माना जाता है कि उनमें भी जीवन तो है। यदि मनुष्यों की ही बात करें तो मनुष्यों में हमारे सामने कुछ कहते हैं जी स्वर्ग है, नरक है, पुनर्जन्म है, मोक्ष है, मुक्ति है, जन्म से मुक्ति, कर्म से मुक्ति, जैसा मैंने बताया। एक किताब का मैं यहां वर्णन करूंगा, बहुत सुंदर पुस्तक है, मृत्यु और उसके बाद, जी.डी. गोयल साहब की, जिसमें कि उसने, और भी भारत में इस समय अनेकों पुस्तकें उपलब्ध हैं जो भी कहती हैं कि अनेकों लोगों के उन्होंने डाटा लिया है, लोगों के सर्वे किए और स्टडीज हुई हैं, और सबके बाद उन्होंने कहा जी पुनर्जन्म है। तो कम से कम 2-3 चीजें बड़ी स्पष्ट हो गई कि जन्म है, मृत्यु है, फिर पुनर्जन्म है, मृत्यु है, और ये चक्कर चल रहा है। तो हमारे वश में नहीं है, हमारे नियंत्रण में नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। एक डॉट बेबस है। हम अपने ही भले अपने आप को 30 मार्का समझ लें, हम भले ही अपने आप को कह लें कि हम प्रोफेसर हैं और फलाना ठिकाना है, लेकिन मुझे आज तक, जैसे मैं कहूं कि कोई आदमी ऐसा नहीं मिला कि जो मरने के बाद जिंदा रहा हो या जो मरा नहीं हो। बड़ा मैं वो धर्म की विवेचना नहीं करूंगा, क्योंकि उसमें फिर तकनीकी वो आ जाएंगे और लोग आपत्ति भी कर सकते हैं इस विषय में। मैं केवल एक ही चीज कहूंगा कि यहां मैं जो मैंने बताया था कि मैं थोड़ा सा अलग मत रख रहा हूं। भैया आप माने या ना माने, मर्जी है आपकी। ईश्वर को आप किसी भी रूप में लें, लेकिन जो थिली साहब की किताब में उन्होंने एक जो बड़ी बढ़िया बात लिखी है, हालांकि वो बड़ा पेसिमिज्म है, वो अपनी किताब में कहते हैं, उसमें उन्होंने एक ऑथर लिया है, वो बहुत प्रसिद्ध है, स्पिनोजा शायद। इफ देयर इज एनीथिंग सर्टेन इट इज डेथ। somebody will take birth or not, nobody knows, but once someone has taken birth, it is for sure that he or she is going to die. यदि इस दुनिया में कुछ भी तय है, कुछ भी निश्चित है, कुछ भी पक्के तौर पे कहा जा सकता है, तो वो मृत्यु है। कोई जन्म लेगा या नहीं लेगा हमें नहीं मालूम, लेकिन जिस क्षण जन्म ले लिया ये निश्चित हो गया कि ये मरेगा जरूर। आगे कहता है कि एनी मोमेंट वी लिव इज ए स्टेप टुवर्ड्स डेथ। जो भी हम क्षण जी रहे हैं वो मृत्यु की ओर एक बढ़ता हुआ कदम है। यहां तक वो कहता है कि सच बात तो यह है कि मृत्यु जीवन से बड़ा सत्य है और हम इसको ध्यान नहीं दे पाते। मैं क्षमा याचना सहित मैं फिर कहूंगा कि मैं पुनर्जन्म और आगे उसकी बात नहीं कर रहा। हालांकि इस बारे में एक बहुत बड़े चिंतक है, मैं उनसे फोन पे मेरी बात भी हुई 2 बार, ब्रायन वेस, उनकी किताब का मैं रेफरेंस देना चाहूंगा। मेरा स्पष्ट मानना है कि हर व्यक्ति को इस किताब को पढ़ना चाहिए जो भी अपने आप को थोड़ा सा चिंतनशील माने। मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स, इसमें उन्होंने एक महिला भी जिंदा है, वो प्रोफेसर साहब भी जिंदा हैं, अमेरिका के
अमेरिका में क्रिश्चियंस में पुनर्जन्म को नहीं माना जाता। साइकेट्री के प्रोफेसर हैं, उनका एक अपना रिसर्च इंस्टीट्यूट है, हॉस्पिटल में प्रोफेसर थे पहले साइकेट्री के, और वहीं की हॉस्पिटल की एक कर्मचारी थी, उसको हिप्नोसिस में लाए तो उसने पिछले 50 जन्मों की कुछ ने कहानियां सुनाई और 3-4 हजार पहले तक की जन्मों की कहानियां सुनाई। उसके आधार पर उन्होंने कुछ निष्कर्ष माने हैं। होगा, मुझे ऐतराज नहीं है, मैं मना नहीं कहूंगा, मैं गलत भी नहीं कहूंगा, लेकिन बात थोड़ी सी भावनात्मक स्तर पर आती है। मेरा मित्र 1991 में डेथ हो गई, लेकिन ये सच है कि मैं उसे ना मिला, ना मिल सकता, ना कोई संभव नहीं है। गया तो गया, मृत्यु सच है। यहां मुझे थेली या स्पिनोजा गलत नजर नहीं आता। या मेरे पिता की मृत्यु 2010 में हुई। अब मैं जीवन में उन्हें जीवंत रूप में, जैसे मैं आप सबको देख पा रहा हूं, वर्चुअल रूप में भी देख पा रहे हैं, कभी नहीं देख पाऊंगा, ये एक सच है। इसलिए मुझे एट टाइम्स दर्शन से मेरा कोई विरोध नहीं है। मैंने पूरे 38-40 साल शिव दर्शन पूरी ईमानदारी से पढ़ाने का प्रयास किया है, लेकिन चारवाक दर्शन भी अपने आप में एक बहुत शानदार और अनूठा दर्शन है। मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता, नहीं कर पाता। चारवाक ने बड़ा साफ कहा, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः त्रयो वेदस्य कतारौ भंड धूत निशाचरा। हमारे सब इसके पुरानी ज्यादातर पहली पंक्ति को याद करते हैं, कुछ लोग दूसरी तक पहुंच जाते हैं, तीसरी पंक्ति तक कहने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि वो गाली गलौज की भाषा आ जाती है, चाहे संस्कृत भाषा में ही सही। वो कहते हैं कि जब तक जियो सुख से जियो, ऋण करो उधार लो और घी पियो। किसने देखा है जीवन को भस्मी, हाँ ये रहा, इसमें कहता है मनुष्य जब तक जीवित रहे तब तक सुख पूर्वक जिए, ऋण करके भी घी पिए, अर्थात सुख भोग के लिए जो भी उपाय करने पड़े उन्हें करे, दूसरों से भी उधार लेकर भौतिक सुख साधन जुटाने में हिचक ना करे, परलोक पुनर्जन्म और आत्मा परमात्मा जैसी बातों की परवाह ना करे। भला जो शरीर मृत्यु पश्चात भस्मीभूत हो जाए, यानी जो देह संस्कार में राख हो चुके, उसके पुनर्जन्म का सवाल ही कहां। जो भी है इस शरीर की सलामती तक ही है और उसके बाद कुछ भी नहीं बचता। इस तथ्य को समझकर सुख भोग करें, उधार लेकर भी करना पड़े तो कोई चिंता नहीं। तीनों वेदों के रचयिता, शायद ये अब ये बड़ा स्पष्ट बताता है ये श्लोक कि जब तक अथर्ववेद की रचना नहीं हुई थी, तीनों वेदों के रचयिता धूर्त प्रवृत्ति के मस्खरे निशाचर रहे हैं, जिन्होंने लोगों को मूर्ख बनाने के लिए आत्मा परमात्मा, स्वर्ग नरक, पाप पुण्य जैसी बातों का भ्रम फैलाया है। मैं वास्तव में ही चारवाकवादी नहीं हूं, ये तो सच है, किंतु इस सच को भी झूठ नहीं कहा जा सकता। मैं एक कपलेट कहा करता हूं जो कि मैं दर्शन में बड़ा समीचीन है, न तुम झूठे न हम झूठे, इश्क में सच ही का तो रोना है। चारवाक सच है या कपिल मुनि सच है, मुझे तो एट टाइम्स दोनों सच नजर आते हैं। इसलिए मेरी एमएड की कक्षाओं में अक्सर बच्चे पूछा करते हैं कि सर आपका कौन सा दर्शन है, तो सच आप किस दर्शन को मान के चलते हैं। तो सच बात यह है कि मैं पकड़ नहीं पाता, मैं ना तो अपने आप को आइडियलिस्ट कह पाता हूँ, ना रियलिस्ट, ना नेचुरलिस्ट, ना प्रैग्मेटिस्ट, ना एग्जिस्टेंशियलिस्ट वगैरह वगैरह, बड़ा मुश्किल है कहना। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जन्म है और मृत्यु है, और मृत्यु के बाद भैया हमें नहीं मालूम, पता है आपको पता होगा, ठीक है आपको मुबारक, मुझे नहीं मालूम, मैं झगड़े में नहीं पड़ूंगा। मैं फिर कहूं कि हमारी स्थिति क्या है, मेरी स्थिति क्या है। मैं केवल इसी बात को कहूं कि अनंत समय पहले, पता नहीं कब ये सृष्टि या ब्रह्मांड आया। इसमें फिर मैं कहूं कि हम हैं, संसार है, संसार के बाद ये हमारा अपना सौर मंडल है, हमारे सौर मंडल का अपना स्टार है, और एक नहीं करोड़ों अरबों स्टार्स हैं, उन स्टार्स में हमारी गैलेक्सी है, और फिर ऐसे शायद लाखों गैलेक्सीज हैं। उन सब में हो सकता है कोई दूसरा उमेश वशिष्ठ कहीं किसी और जगह दे रहा हो, मुझे नहीं मालूम।
लेकिन गैलेक्सीज लोग ढूंढ चुके हैं वैज्ञानिक विधि से, इस बात से मैं इंकार नहीं कर सकता। ऐसे में मैं कहाँ एग्जिस्ट करता हूं? उस समय से यदि मैं कहूं कि यदि ईस्वी सन को भी लें तो 0 से 1000 बनी, 1954 बना जब मेरा जन्म हुआ, 1973 में बीएससी की मैंने जब की, 2017 में मैं रिटायर हुआ, आज 2020 में मैं आपके सामने बोल रहा हूं। हो सकता है 2-4-5 साल, या हो सकता है कल ही मतलब मैं मर खप जाऊं, लेकिन मैं मर खप गया तो दुनिया नहीं खत्म हो गई। आगे जो दुनिया चलेगी, मान लो 500, 700, हजारों या लाख करोड़ों वर्ष तक चले, उस सब के बीच में मैं 60, 70, 80, 90, 100 साल भी मान लो अपने को 30 मार का मान के, मैं 100 साल का जीवन इस अरबों वर्ष के ब्रह्मांड में, इस अरबों वर्ष की लीनियरिटी में मैं कहां खड़ा हूं मुझे नहीं मालूम भैया, ना के बराबर है, अस्तित्व तो बड़ा वो है। ठीक इसी तरह से इस बात को मैं आगे बढ़ाऊं, इसीलिए मैंने इसको डॉट कहा है कि इस अनंत लीनियर समय की रेखा में मेरा अस्तित्व एक डॉट से भी ज्यादा नहीं है। इसलिए मैं जो कुछ जान पाता हूं, मैं अपनी सेंसेस से जो कुछ जान पाता हूं, मैं मेरी इंद्रियां में मान लूं, 5 ज्ञानेंद्रिय मान लूं, 5 कर्मेंद्रिय मान लूं, मन भी मान लूं, चेतना भी मान लूं, कुछ भी मानूं, लेकिन मैं इतना जरूर मानना पड़ेगा कि भैया मैं जन्मा था और अब मैं मृत्यु मतलब मेरी मौत भी होगी। इन 2 सत्यों को मैं नकार नहीं सकता। यहां मेरा एक स्पेशल पेपर था एमएड में, एजुकेशन ऑफ द गिफ्टेड चिल्ड्रन, एजुकेशन ऑफ द एक्सेप्शनल चिल्ड्रन था, उसमें गिफ्टेड चिल्ड्रन में शायद यदि मैं गलत नहीं तो डी हान एंड हैविगस की एक किताब थी, उसने लोगों को 4 हिस्सों में बांटा है। तो इसलिए मैं अब इसी यथार्थ पे आ जाऊं भैया, और कुछ नहीं मालूम, इस संसार के जो अब लोग हैं इन्हीं की बात करो तो मोटे तौर पर 4 तरह के लोग हैं। उसने कहा कि देयर आर ओरिजिनेटर्स, देयर आर ट्रांसलेटर्स, देयर आर क्रिएटर्स एंड देयर आर कंज्यूमर्स। इस दुनिया को आगे बढ़ाने में, इस दुनिया को विकसित करने में, इस दुनिया को इवॉल्व करने में, इस दुनिया को बेहतर बनाने में जिन लोगों ने अपने विचार दिए, भाषा का विकास हुआ, संगीत और कला और साहित्य का विकास हुआ, विज्ञानों का विकास हुआ। आज दुनिया में ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जहां 200-250 विषयों में पढ़ाई होती है। मुझे सच बात है, कई बार हंसी आती है, भारत में आज भी ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहां 20 डिपार्टमेंट है बस। आप कल्पना कीजिए कि 20 डिपार्टमेंट वाला यूनिवर्सिटी और 200 डिपार्टमेंट वाली यूनिवर्सिटी दोनों सत्य की खोज में लगे हैं। हालांकि ये कहना मुश्किल है कि कौन सत्य पा पाएगा, मुझे नहीं मालूम, 200 वाला भी हो सकता है असफल हो जाए, 20 वाले भी पाले, लेकिन ये सच है। तो जो इस दुनिया को आगे बढ़ा रहे हैं वो है ओरिजिनेटर्स। यदि मैं उसमें एक एग्जांपल कह सकूं कि आइंस्टीन की थ्योरी आसानी से समझ में नहीं आती, तो वो जो जिन्होंने ओरिजिनल आइडियाज दिए वो ओरिजिनेटर्स हैं। उन आइडियाज को सामान्य आदमी को समझाने के लिए हमें ट्रांसलेटर्स की जरूरत है। हालांकि ये भी एक बड़ा शानदार विषय है, ये एक अलग विषय हो सकता है कि दुनिया के जितने भी फिजिसिस्ट रहे हैं, विशेष रूप से कुछ सीमा तक केमिस्ट भी, उन्होंने गूढ़तम विषय को सरलतम बनाने का प्रयास किया है, लेकिन हर एक के बस की ये काम नहीं है। तो जो नोबल लॉरिएट जो इस लेवल पर काम करता है, वाटसन एंड क्रिक एंड विल्किंस को नोबेल प्राइज मिला 1953 में डीएनए के स्ट्रक्चर के लिए। अब उसकी थ्योरी को यदि मैं मेरी दादी जो अनपढ़ है या मैं अपने गांव का मजदूर है जो काम करता है उसको समझाना चाहूं, उसकी पकड़ में आसानी से नहीं आएगा। तो हमें ट्रांसलेटर्स की जरूरत है। तो ट्रांसलेटर्स भी वही है जो बड़ा शानदार काम करते हैं। वो अपना ऑथर कहता है कि वो ओरिजिनेटर्स की भी जानते हैं बात को और कॉमन आदमी की भाषा को भी जानते हैं, इसलिए उस बात को वो ट्रांसलेट कर पाते हैं। कहता है यही कहानी खत्म नहीं हो जाएगी, उस ट्रांसलेट को लोगों के लिए भी तो बना के देना है, चाहे हैंडपंप बना के दें या प्रेशर कुकर बना के दें या एक मोबाइल बना कर दें। उस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने वाला क्रिएटर्स, उस ट्रांसलेटर ने जो हमें आइडियाज दिए, उन आइडियाज को संसार को उपभोग करने के लिए जो संसाधन मिले उस डॉट को, उसका नाम कहलाएगा क्रिएटर्स, सृजनशील व्यक्ति।
उन्होंने जितनी भी सारी टेक्नोलॉजी दी, मैं इस समय कमरे में बैठा हूं, भगवान झूठ ना बोला, इस कमरे में 500 प्रकार की चीजें रखी हैं। उन 500 चीजों को बनाने वाला क्रिएटर है और इनको उपयोग करने वाला कंज्यूमर है। हमें चारों ही चाहिए, एक के बिना काम नहीं चल सकता। लेकिन यहां मैं मूल बात कहना चाहता हूं और इसका सार लाना चाहता हूं कि जो भी बदलाव हुआ है, मनुष्य का जो भी ओरिजिन हुआ, डेवलपमेंट हुआ, इवोल्यूशन हुआ, आज इस लेवल पर हम लाके खड़े हो गए। मैं इसकी चर्चा नहीं करूंगा, मैं 6 महीने अभी अमेरिका में रहकर आया, वहां जो इतने गैजेट्स हैं, एक से एक नई चीज ला देते हैं। रसोई में वहां काम करना बाएं हाथ का खेल हो गया है। हालांकि भारत में भी उच्च वर्ग उन चीजों को अफोर्ड कर पा रहा है, लेकिन जो ये सारा कर पा रहे हैं, ओरिजिनेटर्स, ट्रांसलेटर्स, क्रिएटर्स एंड कंज्यूमर्स, क्या हम उनको जानने का प्रयास करते हैं? डॉट जो कंज्यूमर है, क्या ओरिजिनेटर को जानने का प्रयास करते हैं? हम मोबाइल तो यूज कर लेते हैं, लेकिन मोबाइल में कितनी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी में कितने प्रिंसिपल्स हैं, कितनी थ्योरीज हैं, कितने बड़े बड़े नोबेल प्राइज विनर्स का योगदान है। आप कल्पना करें कि एक सिंपल यदि कहें कि यदि हम जो इसने पेंसिल बनाई, इस पेंसिल के पीछे पहली पेंसिल जिस आदमी ने बनाई, उसके दिमाग में जो आइडिया था, अरिस्टोटल वगैरह ने इस चीज को, सोक्रेटिस, प्लेटो ने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा कि कॉज है, डिजाइन है, मटेरियल है, और इस तरह से जो शेप ली, वो शेप जो बनी, क्या हम इस बात को अप्रिशिएट करते हैं कि जिस आदमी ने पहली पेंसिल बनाई, या पहली स्विंग मशीन बनाई, या पहला चश्मा बनाया, या पहला पानी का ग्लास बनाया, या पहला पहिया बनाया, या आग का आविष्कार किया, क्या हम उसकी नवाचारी मस्तिष्क की संकल्पना को सराहना कर पाते हैं? मुझे लगता है यही दिक्कत है। मैं अक्सर अपने छात्रों से कहा करता हूं, और ये मेरा बड़ा एक कहना चाहिए सनक सी है, कि इस दुनिया में, मेरे गुरुजी कहा करते थे, प्रोफेसर आरपी शर्मा, दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापक थे, दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है, डीन भी रहे, प्रोफेसर आरपी शर्मा जी। मैं फिलोसफी का ABC या उसके प्रति मोटिवेशन मुझे उन्हीं से मिला। वो कहा करते हैं कि कॉमन आदमी की बायोग्राफी क्या है? इस दुनिया के 90, 95, 98% लोगों की बायोग्राफी बड़ी आसानी से एक सेंटेंस में लिखी जा सकती है कि वो फला फला जगह पैदा हुए, वहां पढ़े, उसके बाद उनकी नौकरी लगी, विवाह हुआ, बच्चे हुए, रिटायर हुए, बीमार पड़े और मर गए। ये जो इस एक लाइन के, एक सेंटेंस की जो बायोग्राफी है, ये इस दुनिया के 90%, उसको आप पाई कह लें, पॉइंट कह लें, डॉट कह लें, उसकी बायोग्राफी है। और यही मेरा एक मूल बिंदु है कि जहां मैं स्ट्राइक करना चाहता हूं, द लाइफ ऑफ ए डॉट। वो जो 98% है वो डॉट से ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन उसी सांस में मेरे गुरुजी कहते हैं कि आप, वो कहते हैं ना, जो किताबें जिंदगी में लिख गया मिटता नहीं। मैं आधा ही श्लोक पढ़ रहा हूं, आधा ही वो क्या इसको क्या कहते हैं, शेर पढ़ रहा हूं। वारन बफे, आज के समाज में जब मानवता की बात की जाएगी तो वारन बफे का नाम हम नहीं मिटा सकते। अरबों अरबों की संपत्ति की 90% वो दुनिया को दान दे देता है और कहता है कि दुनिया की बेहतरी के लिए मैं पैसा दान दे रहा हूं। इतने से ही उसको संतोष नहीं हुआ, उसने दुनिया के लोगों का क्लब बनाया। उनका कि मेरी तरह भी तुम भी दान दो, मेरी तरह तुम भी दान दो, तुम भी दान दो। हमारे भारत से अजीम प्रेम जी उस श्रृंखला के, उस क्लब के शायद मेंबर हैं, यदि मैं गलत नहीं हूं तो अपनी संपत्ति हर साल इतना दान देते रहना मानव कल्याण के लिए। ये जो एक इनकी बायोग्राफी कॉमन बायोग्राफी नहीं है। वारन बफे को ले लें, बिल गेट्स को ले लें, स्टीव जॉब्स को ले लें।
मैं एक और किताब का अक्सर मैं कल ही परसों के लेक्चर में मैंने लिख दिया है। एक व्यक्ति है dosa.com, जिसका डोसा आज भी विदेशों में हवाई जहाज से जाता है, और वो 12 साल का अनपढ़ गंवार ढक्कन गांव का निवासी था, लेकिन उसने प्रगति करी। उसकी बायोग्राफी कॉमन बायोग्राफी नहीं है। उसको कहे उसकी बायोग्राफी 4 लाइन की बायोग्राफी नहीं है कि वहां पैदा हुआ और ये बीमार पड़े और मर गए। उसकी बायोग्राफी अलग है। न्यूटन ले लीजिए, भास्कर ले लीजिए, आइंस्टीन ले लीजिए, गांधी ले लीजिए, टैगोर ले लीजिए। हालांकि मुझे मालूम है कि इस दुनिया में लोगों को गांधी का नाम लेते ही वो बदहजमी होने लगती है, लेकिन इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि गांधी ने जितना चिंतन किया, जितना लिखा, आइंस्टीन ने उसके प्रशंसा में जो कसीदे काढ़े हैं, उनसे हम मना नहीं कर सकते। हम कितना भी राजनीतिक चश्मा, कोई भी चश्मा पहन ले। टैगोर, श्री अरबिंदो, स्वामी विवेकानंद, विषय मेरा वो नहीं है, मैं दरअसल और आगे बढ़ना चाहता हूं। टैगोर, जहां का कहा जाता है कि बंगाल का 66% जो भूमि का लगान था वो टैगोर के पास आता था, अर्थात टैगोर लगभग 66% बंगाल की भूमि के मालिक थे। वो आदमी उन सबको छोड़ छाड़ के एक लिखता है और अपना सब कुछ दान दे देता है, अपनी पत्नी के जेवर तक गिरवी रख देता है ताकि शांति निकेतन चल सके। उसकी बायोग्राफी मेरे अनेक जैसे और लोगों की जैसे की बायोग्राफी नहीं है कि आए थे और चले गए, पता नहीं क्या करे। फिर ये डॉट जो है, जो बिंदु है, क्या करे? पता तो चल गया भैया हम कुछ नहीं है। हमने ये नेगेटिविटी से ये तो बता दिया कि आई डू नॉट एग्जिस्ट। शायद इसने, मैं ध्यान नहीं आ रहा है, ग्रीक फिलोसोफर ने कहा था कि आई नो नॉट दैट आई नो नॉट। दो व्यक्ति हैं, जो जानता है कि मैं तो नहीं जानता, लेकिन उससे भी बड़ा वो व्यक्ति है जो ये जानता है कि मैं नहीं जानता। वो व्यक्ति जो नहीं जानता कि मैं नहीं जानता ज्यादा खतरनाक है इस समाज के लिए। तो ऐसे में क्या किया जाए? हम डॉट तो हैं, हम नॉन एग्जिस्टेंशियल से हैं, हमारा अस्तित्व ना के बराबर है। इसके लिए मैंने कुछ अपनी टिप्स डेवलप की है, अपनी ओर से कुछ रास्ता सा निकाला है, प्रयास किया है। सबसे पहला मैं 2 बातें कहना चाहूंगा, मूल 2 ही है, सूत्र है कि भैया पसंद करो ना करो, आपकी जिंदगी है, आप ही जी लो, कोई और नहीं जी सकता। मेरे मेंटर हैं प्रोफेसर सोढ़ा, वो कहा करते हैं कि मनुष्य आखिरकार अकेले ही जीता है। हम कितना ही कह लें कि मैं संगी साथी, भाई बहन, माता पिता, नाते रिश्तेदार हैं, लेकिन मैं अपनी जिंदगी अपने आप जीता हूं। सो दिस इज योर लाइफ, लिव इट एंड लिव इट टू द फुलेस्ट। जीवन जिए, पूर्णता का जिए, अपनी ओर से। पूर्णता क्या है मैं नहीं बताऊंगा, टिप्स दूंगा हालांकि, लेकिन जीना आपको है। और सबसे बड़ा जो दूसरा इसका बिंदु है, जो स्वामी धर्म बंधु जी प्रांसला गुजरात के हैं, उनसे मैंने सीखा, उन्होंने मुझे बताया 10-15 साल पहले, 2007 के आसपास। वो कहते हैं कि हम जगह जगह मंदिरों में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गिरजाघर में जाते हैं, वहां जाते हैं और ये कहते हैं वहां जो शांति ढूंढते हैं, उनको साफ सफाई रखते हैं। कहते हैं कि मंदिर की साफ सफाई रखो, गिरजाघर की साफ सफाई रखो, मस्जिद की साफ सफाई रखो। हम एक सबसे बड़े मंदिर को भूल जाते हैं, और वो मंदिर है हमारा शरीर। वो कहते हैं कि दुनिया का सबसे शानदार, सबसे बड़ा, सबसे पहला और सबसे अंतिम मंदिर हमारा शरीर है। हम अपने शरीर की साफ सफाई तो करें। साफ सफाई का मतलब ये नहीं कि मैं 11 बार नहाऊं और बढ़िया कपड़े पहनूं, शारीरिक नहीं, मानसिक रूप से सफाई। जैन दर्शन में दूसरे के प्रति हिंसात्मक विचार रखना भी भाव हिंसा है। मैं ये कहूं, धनंजय जी बड़े आदमी हो गए, जिस क्षण मैंने टोन में कहा बड़े आदमी हो गए, मैंने उनके प्रति हिंसा का भाव रख लिया। मैंने अपने मंदिर को अपवित्र कर लिया। धनंजय जी मान लो गड़बड़ आदमी है, तो धनंजय जी गड़बड़ बाद में, उससे पहले मैं गड़बड़ हो गया। मैंने अपने आप को गाली दे दी, अपने मंदिर को, अपने शरीर रूपी मंदिर को अपवित्र कर लिया है।
तो मैं अपनी शरीर रूपी मंदिर की सफाई करूं। मैं फिर बार बार वही कहूंगा कि मैं ये नहीं कहूंगा कि स्पिरिचुअलिटी में जाओ, मेडिटेशन में जाओ और वो यम नियाना आसन प्राणायाम पता, ठीक है, अच्छा है, मुझे बुरा नहीं है, मैं भी करता हूं। लेकिन जो इस शरीर रूपी मंदिर मुझे मिला है, उसके शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से मैं उसको शुद्ध करूं, उसको मंदिर बनाए रखूं, उसकी इज्जत करूं, उसकी केयर करूं और अपने शरीर को इस लायक करूं कि मैं इस दुनिया के लिए कुछ कर सकूं, मेरी बायोग्राफी अननोन ना जाए। मैंने जैसा कि कहा कि इस दुनिया में केवल एक ही जीवन है। मैंने जैसे मैं कहा कि मैं पुनर्जन्म की थ्योरी को अप्रिशिएट नहीं कर पाता, क्षमा याचना सहित, जिनको बुरा लग रहा हो कृपया माफ करें। यही जिंदगी है भैया, और ये जिंदगी वही है जो प्रेजेंट है। पास्ट रहा होगा ठीक है, लेकिन अब प्रेजेंट में जी लो। कुछ लोग, इसमें मैंने पढ़ा है, साइकोलॉजिस्ट भी इस बात को कहते हैं कि कुछ लोग अपनी जिंदगी को खराब कर देते हैं पास्ट के आधार पर। उनका स्वभाव गड़बड़ हो जाता है क्योंकि उनका पास्ट खराब था, वो भी गलत है। कुछ लोग इस बात में बीमार हो जाते हैं कि उनका भविष्य खराब हो जाएगा, भविष्य की चिंता करते हुए परेशान हो जाते हैं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि वो भी गलत है। आप पास्ट की चिंता ना कीजिए, जो हो गया हो गया, वर्तमान ठीक से जीइए, आपका भविष्य अपने आप ठीक रहेगा। है उसके लिए फिर मैं कहूंगा, मैंने 5, 7, 8 टिप्स रखी हैं, 10। नो दाई सेल्फ सबसे पहले है, अपने आप को जानो। जैसा मैंने जानने का अपने आप को प्रयास किया है कि मैं केवल डॉट हूं, यदि आप भी ये रियलाइजेशन कर सकें, आप भी इस बात का आत्म चिंतन कर सकें और आत्म अनुभूति कर सकें कि मैं केवल एक छोटा सा क्षण भंगुर जीव हूं, बहुत समय के लिए आया हूं। शॉर्ट एनालिसिस इसके लिए मैं कहा है। अक्सर मैनेजमेंट में स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स की बात की जाती है, थ्रेट्स की। आप कुछ भी मेथड करें, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, आप योगासन कर लें, धारणा, ध्यान, समाधि करें, लेकिन आप जानो तो सही कि आपकी सीमाएं क्या हैं, आपका क्या कर सकते हैं, आप क्या नहीं कर सकते। मैं अक्सर कई बार रोम में आके कहा करता हूं कि आज से 20 साल पहले मैं अपने लड़के को 400 मीटर की दौड़ में हराया था। भैया 20 साल पहले हराया हुआ, आज तो आपको 50 मीटर का, अब 20 मीटर की दौड़ में नहीं हरा सकता मैं। मुझे इस बात को रियलाइज करना पड़ेगा, तो मुझे अपनी सीमाओं को जानना पड़ेगा। मैं अब 18 साल के बच्चे की तरह नहीं कूद सकता, मैं 65 साल का आदमी हूं। इस चीज को टाइम एंड स्पेस में मेरी जो एग्जिस्टेंस है उसको मैं रियलाइज करूं, देखूं। नो दाई सेल्फ, भौतिक रूप से, मानसिक रूप से, मेरे पोटेंशियल के रूप से। मैं ये नहीं कह रहा कि नेगेटिव ही देखूं, ये भी देखूं मैं क्या क्या कर सकता हूं। तो मैं जो कुछ भी कर सकता हूं उसको भी मैं स्वीकार करूं, अंगीकार करूं, उसको भी मैं जानूं। इसी के साथ जुड़ी हुई बात है एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम, अब जब मैं अपने आप को जान गया तो मैं अपने जीवन के लिए कुछ लक्ष्य रखूं। मैं फिर अपने गुरुजी प्रोफेसर आरपी शर्मा जी की ओर से कहूंगा कि जो लोग जीवन में लक्ष्य नहीं रखते वो लोग फिर एक जानवर के समान है। चाहे मेरा लक्ष्य बिल्कुल छोटा हो सकता है कि मुझे नेट पास करना है, जेआरएफ पास करना है, लेक्चरर बनना है, ये बनना है, लेकिन लक्ष्य होना चाहिए। ये लक्ष्य काफी नहीं है कि नौकरी कराए, महीने के एंड में पैसा ले आए, घर में आ गए, खा के सो गए। सच बात यह है, हम पसंद करें या ना करें, कि आज दुनिया में बहुत से लोग ऐसे ही हैं जो लक्ष्य की चिंता करने बिना बस जी रहे हैं। यदि मैं किसी और के शब्दों में कहूं कि there is staggering, there is walking, there is running and there is galloping, कूदना, दौड़ना, चलना, घिसटना। तो हम में से ज्यादातर लोग आज घिसट रहे हैं। दौड़ना और कूदना और चलना तो दूर की बात है, तो हम घिसटे ना, अपना कोई जीवन का उद्देश्य बनाएं, और उसमें भी सुपर उद्देश्य, यदि मैं कहूं सुपर एम, प्रथम उद्देश्य रहना चाहिए कि चाहे जो भी हालत हो मैं आनंदित रहूंगा।
I'll be feeling happy all the time. Happiness, bliss and ecstasy in a positiveness sense. Happiness, bliss and ecstasy ये नहीं कि ड्रग खा के सो गया, ड्रग एडिक्ट तो जो है आनंद में रहता है, दुनिया की पता नहीं चलेगा, नहीं, संपूर्ण जागृत अवस्था में मैं आनंदित रहूंगा, मैं इसको सुपर एम रखूंगा, मैं कभी परेशान नहीं होऊंगा, मैं कभी विचलित नहीं होऊंगा। मैं अपने छात्रों से बार बार कहा करता हूं इस बात को कि मैं बार बार खुदा का भाई नहीं हूं, मैं 30 मार का नहीं हूं, लेकिन ईश्वर की मुझे सबसे बड़ी जो देन मिली है, मैं रात को चैन से सो जाता हूं, लेटने के 5 मिनट के अंदर जो मुझे नींद आ जाती है। यदि ईश्वर है तो मैं उसका शुक्रगुजार हूं इस जीवन के लिए, इतना शानदार जीवन जो मुझे शरीर दिया है, मन दिया है, कि मैं बिना कोई चिंता किए, बिना किसी उसके, इसीलिए मैं स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, ब्लिस एंड एक्सटेसी कहूंगा मैं, क्योंकि मुझे चैन की नींद आती है। तो जो भी स्थितियां हों, हम आनंदित रहेंगे। और दूसरा सुपर एम मैं इसी के साथ जोड़ता हूं कि हम अपने लिए भी जिएंगे और औरों के लिए भी जिएंगे, इसी के साथ जुड़ा हुआ है। ये कहना फिर गलत होगा, शरीर एक मंदिर है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप दूसरे के मंदिर को गंदा करोगे, आप दूसरे से अपशब्द बोलोगे, दूसरे के मंदिर पर कीचड़ डालोगे, दूसरे के मंदिर पर गाली दोगे। मुझे दूसरे को गाली देने का भी हक नहीं है। सो वी शुड लिव ए लाइफ फॉर सेल्फ एंड फॉर अदर्स एज वेल। दूसरों के लिए भी हम इस जिंदगी को जिए। मैं सरमन सा नहीं कर रहा हूं, मैं अपने जीवन का एक सार रूप सा बता रहा हूं। एक और सत्य है जो मुझे नहीं नकारना चाहिए, मैं नकार भी नहीं सकता, वो है ओबे नेचर। प्रकृति को कहना मानिए, चाहे वो भौतिक प्रकृति है या जैविक प्रकृति है। मैं भी अमेरिका से आया 30 तारीख को, 10 दिन लगे, क्योंकि यहाँ जब मैं आया हूं, यहाँ जब रात होती है वहां सुबह होती है, तो मेरी घड़ी जो है, जैविक घड़ी, मेरे शरीर के अंदर की घड़ी तो उस समय सुबह हो गई है, लेकिन वो सोना चाहती है। दिन रजनी सायं प्रातः शिशिर वसंतो कुल रहा। ये जो बार बार मुझे दिन रात लगता है, रात दिन लगता है, इसको 10 दिन लगते हैं एडजस्ट करने में। इसका मतलब बायोलॉजिकल क्लॉक जैसी जब कुछ चीज है, जेटलैग कोई जैसी चीज है, तो मुझे उसको आनंद से स्वीकार करना पड़ेगा, उससे दुखी होकर, परेशान होकर, टेंशन लेकर नहीं। और नेचर मेरी भी तो नेचर है। इस दुनिया में किन्हीं 2 आदमियों की नेचर नहीं मिलती। कोई गुस्सेबाज है, कोई हंसने वाला है, कोई आप पाओगे रोता रहता है, कोई चुटकुले सुनाता रहता है। मेरी जो नेचर है उसको भी मैं जानूं, स्वीकार करूं। वी शुड ओबे द नेचर, वी हैव टू ओबे द नेचर। और यहां मैं एक फिर वेरिएबल लाना चाहूंगा कि ये तो अब तक हो गया, कर लिया। एक वेरिएबल, मेरी लड़की, छोटी लड़की IIT में काउंसलर है, उसने मुझे एक मंत्र जो दिया, 4-5 साल पहले दिवाली के समय आई हुई थी, और उसने मुझे कहा कि पापा जबरदस्ती इसमें उसको देखो, वीडियो को देखो, उस पर टीवी, उस पर डिस्कवरी चैनल पर कुछ आ रहा था। साइकोलॉजिस्ट ने 30 साल तक 2 ग्रुप्स का अध्ययन किया। एक ग्रुप से कहा गया कि तुम अपना जैसे हो वैसे ही नॉर्मल रहो, और दूसरे ग्रुप से कहा कि तुम्हें सुबह से शाम तक मुस्कुराते रहना है। द पावर ऑफ स्माइलिंग जानना चाहते थे वो। तो दूसरे ग्रुप से उन्होंने कहा कि सुबह उठते ही मुस्कुराते रहो और रात को सोने तक मुस्कुराते रहो। मैं कल्पना करता हूं कि मैं अपनी इस बात को इमेजिन किया मैं कि मान लो कोई कहे मेरे जैसा कि जी मान लो मेरी चाची मर जाए तो तब भी मुस्कुराते रहना है। यू हैव टू स्माइल फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। जबरदस्ती स्माइल करना है, स्माइल कीजिए। 30 साल बाद ये पाया गया, अध्ययन का निष्कर्ष ये निकला कि जो लोग स्माइल करते थे उन्होंने लाइफ में, पर्सनालिटी में, कैरियर में, हैप्पीनेस में, उन लोगों का जो नॉर्मल ग्रुप था, कंट्रोल ग्रुप था, उसके मुकाबले ज्यादा प्रगति की और सिग्निफिकेंट डिफरेंस पाया गया, और वो लोग अच्छा जीवन वाहन करने वाले पाए गए। इसलिए बहुत सिंपल है, और कुछ नहीं कर सकते तो सुबह से शाम तक स्माइल तो कर ही सकते हैं। याद करिए, जब भी कोई दिक्कत आए स्माइल कीजिए। सो नो द पावर ऑफ स्माइलिंग। ये तो हम कर ही सकते हैं। डॉट है तो क्या हुआ,
इस संसार को जानने की कोशिश कीजिए। हम सच बात ये है, क्या हम क्लेम कर सकते हैं कि मैं अपनी माँ को या मैं अपने पिता को या भाई को या बेटी को या पत्नी को जानता हूं? सच बात है, मैं कभी क्लेम नहीं कर सकता कि मैं पूरा जानता हूं। मैं उन्हें जानने का प्रयास करूं, चाहे वो मेरे निकट है, चाहे समाज है, परिवार है, या इतिहास है, पुराना है या आगे का है, या भूगोल है, या फिर मैं ज्ञान का फिर वो विषय कहूंगा कि जो 200 विषयों में यूनिवर्सिटीज खोल रखी हैं, कौन कौन से विषय हो सकते हैं। मेरी आंखें खुल गई जब मैंने पाया कि बहुत सी यूनिवर्सिटीज में ऑर्निथोलॉजी भी पढ़ाया जाता है, सीस्मोलॉजी पढ़ाया जाता है, तो विषय है, ओशियनोग्राफी है, माइनोलॉजी है, अनेक ऐसे विषय हैं, जेमोलॉजी है, मुझे नहीं मालूम था, जेमोलॉजी, जेम्स, द स्टडी ऑफ जेम्स। ये जो नए नए विषय हैं, नया नया ज्ञान है, ये जो संसार में फैल रहा है चारों तरफ, नया तो कुछ भी नहीं है, पुराने को ही हम नई दृष्टि से देखने की कोशिश कर रहे हैं। इसके जानने के मोटे तौर पर 3 मेथड हैं, मोटे तौर पर, हालांकि और भी मेथड्स होंगे। सबसे पहला और सबसे आसान मेथड है जो मैं समझता हूं इस संसार में हम और आप करते हैं, और सब हम अध्यापकों के लिए मस्ट है, वो है पढ़िए, ज्ञान हासिल करें, किताबें पढ़ें, लाइब्रेरी से पढ़ें, ऑनलाइन पढ़ें, वो क्या आता है, किंडल आता है, किंडल से पढ़ें या गूगल से पढ़ें, लेकिन पढ़ें। राहुल सांकृत्यायन जैसे और लोग हुए हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, इस दुनिया को जानना है तो ट्रेवल कीजिए, सैर कर दुनिया की गाफिल, ये जिंदगानी फिर कहां, जिंदगानी फिर गर भी है तो ये जवानी फिर कहां। उन्होंने बाकायदा घुमक्कड़ शास्त्र नाम की किताब लिखी। समस्त भारत को सारी उम्र ऋणी रहना चाहिए राहुल सांकृत्यायन जैसे विद्वान का, जो 22 या 23 खच्चरों पर लाद कर हजारों किताबें लद्दाख की कंदराओं से ढूंढ कर लाए, और उन किताबों में ओरिजिनल ग्रंथ भी थे हमारे वेद उपनिषद, और उनको खुदा बख्श लाइब्रेरी पटना में रखा। वो जो अमूल्य थाती हमारी लाई, उन्होंने जो अपनी ट्रेवलिंग के द्वारा इस भारत की जो मदद की है, अविस्मरणीय है। तो पहला रीडिंग, दूसरा ट्रेवलिंग, और तीसरा मैं कहा करता हूं सेल्फ एनालिसिस। इसमें हम योग को रख सकते हैं, प्राणायाम को रख सकते हैं, धारणा ध्यान समाधि को रख सकते हैं। इससे हम इस दुनिया को जाने। 2-3 और हैं। मैं कहा करता हूं कि आप जो भी हैं, आप अपने आप को भाग्यवान समझिए। इफ यू आर लकी, स्माइल, एंड इफ यू आर रिच, गिव। आंखें भी हैं, आंखें ही नहीं, दिव्य आंखें भी तो होती हैं, आप दूसरे को दृष्टि दे सकते हैं। मैंने एक और अध्ययन में पाया है, यह अध्ययन किया है मनोवैज्ञानिकों ने, किसी भी आदमी के पास यदि 2 पेंसिलें हैं, यदि वो एक पेंसिल दूसरे को दे देता है, तो देने के बाद जो उसे तृप्ति और आनंद मिलता है, वो हैप्पीनेस का एक स्रोत है। वो डॉट की जिंदगी बेहतर करने में एक मददगार है। होलिस्टिक विजन रखें हम वी आर पार्ट ऑफ द होल। डॉट है तो क्या हुआ, हम बिखरे हुए डॉट नहीं है, हम सेग्रीगेटेड डॉट नहीं है, हम एलिनेटेड डॉट नहीं है, हम अलग कोने में पलायन किए हुए या भगाए हुए या अलग किए हुए डॉट नहीं है, हम उसी लंबी लाइन का एक अभिन्न हिस्सा हैं। हमारे बिना वो लाइन भी नहीं बन सकती। हम डॉट है तो क्या हुआ, वो लाइन हमारी वजह से है। इस वर्ल्ड का, इस संसार का जो कंटिन्यूम है, जो संसार की निरंतरता है, उस निरंतरता की एक कड़ी तो है हम। वो भी बड़ी बात है, आसान बात नहीं है। क्या हुआ इस संसार के लिए, वो है डॉट है। ये कहते हैं ना, वो ये जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं। एक और बात मैं इसमें कहा करता हूं, 2 बात और है बस मुश्किल से, कि जिसने हमें सृजित किया, जिसने हमें विकसित किया, हम उसका आभार माने, एहसान माने। वी शुड लव आवर क्रिएटर एंड डेवलपर, चाहे वो प्रकृति है, बायोलॉजी है, हमारे पेरेंट्स है,
हमारी सोसाइटी है या हमारा समाज है। अमेरिका में ट्रेन पर जाने का एक कहना चाहिए पहाड़ी पर एक रास्ता बटिया सी बनी रहती है, उस पर जाने का बहुत प्रचलन है। हम यदि भारत में भी कहीं किसी जंगल में भी चले जाएं तो एक छोटा मोटा कोई रास्ता बना देता है, जिसने किसी ने पहला रास्ता बनाया, हमें उसके प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए। हमें अपने मन में आभार युक्त होना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए, जिसने ये मकान बनाए, जिसने ये सामान बनाया, जिसने ये सड़कें बनाई, जिसने ये पृथ्वी पर हमारे लिए चारों ओर समाज में हम पाए हजारों चीजें, जिसने ये ग्लास बनाया, जिसने ये पेपर वेट बनाया, जिसने ये मोबाइल बनाया, हमें उन सब के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। मैं फिर अपने अध्यापक को याद कहूं कि यदि आप इनके प्रति कृतज्ञ नहीं हो सकते तो एक दिन इन सब के बिना पहाड़ पर गुजार के देखिए, संभव नहीं है। इसलिए भले ही हम 30 मार का बनते हो, हमें सारी उम्र उन अरबों खरबों लोगों का शुक्रगुजार होना चाहिए जिनकी वजह से जैसा भी हम ये जीवन जी पा रहे हैं। इसी के साथ एक और अंतिम मैं टिप दूंगा कि वी शुड लर्न टू फॉरगिव। हमें दूसरों को क्षमा करने का भी मादा होना चाहिए, क्षमा भी हमें करना चाहिए। मेरे पास छोटी मोटी 2-3 कहानियां हैं, मैं जल्दी से उन्हें सुना दूं जानकर। एक आदमी, मैंने ये कहानी कल परसों फिर सुनाई थी, उसको फिर दोबारा सुना दूं। एक आदमी, मतलब सब आदमियों से भगवान ने मीटिंग बुलाई और बोला कि यदि मैं तुम सबके अनुसार चलूंगा, तुम सबको शिकायतें हैं, मैं तुम सबके अनुसार चलूं तो मुझे इतनी दुनियाएं बनानी पड़ेंगी जितने तुम लोग हो। ये दुनिया नहीं बदलेगी, आपको अपने आप को बदलना है तो बदल लो। बड़ा बढ़िया आज ही व्हाट्सएप पर था कि आप कितना ही लॉकडाउन या लॉक वो और ये सब कर लो, क्या नई नई टर्म देके लॉकडाउन और ये लॉक कब से अभी हटा दो, लेकिन कोविड को थोड़ी मालूम है कि आपने लॉकडाउन कर रखा है या नहीं किया है। कोविड तो रहेगा। सो यू हैव टू लर्न टू लिव विद इट। सेल्फ डिसिप्लिन्ड बनिए, अपने आप को बदलिए। कोविड को आप नहीं बदल सकते, वैक्सीन आएगी जब आएगी। आप अपने आप को नहीं बदलते तो आप अपने आप के डॉट को, अस्तित्व को समाप्त कर रहे हैं। अंत में एक कहानी और सुना दूं, उसके बाद खत्म करूं। रहट जानते होंगे आप, गांव में रहट होती है जिसमें 50-55 बाल्टियां होती है, उन बाल्टियों की एक चेन होती है पूरी, ये पूरी चेन, और उस चेन को घुमाते हैं बैलगाड़ी से और फिर पानी निकलता है। पानी में जो आता है उसको रहट कहते हैं। तो कोई मेरे जैसा शहरी गया, हालांकि मैं इतना शहरी नहीं हूं, मैं गांव का निवासी हूं आज भी। आज ही सुबह गांव के 4-5 लोगों से बात की है। तो शहरी आदमी गांव में गया और गांव में रहट पे पुण्य गया कि भैया किसान मुझे प्यास लग रही है, मैं पानी पी लूं? पी ले, किसने मना किया, चल ये रहट काट से पी। वो पानी पीने लग गया, पीते रुक गया कि भैया ये खटखट हो रही है, आपकी रहट की इस खटखट में मुझे पानी नहीं पिया जा रहा। किसान बोला कि हे भाई, तुझे प्यास बुझानी है या खटखट देखनी है? खटखट बंद नहीं होगी, पानी पीना है तो इसी खटखट में पानी पीना सीख लो। मैं वापस उसी लाइन में कहूं, आप कहो जी ये खराब है, 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 कोविड आ गया, फला आ गया, फला आ गया, वो तो आएगा, आपका नियंत्रण नहीं है उस पर। आपको अपने आप को यदि बदलना है तो बदल लो। आप अपने आप को जितना नियंत्रित करना चाहते हैं नियंत्रित कर लो। आपको अपने डॉट को जो शेप देनी है, इस लंबी रेखा पर निरंतरता बनाए रखने के लिए ये कितनी आप शेप दे पाएंगे, ये आप पर निर्भर करता है। मेरी शुभकामनाओं के साथ कि आप इस महायज्ञ में, राष्ट्रीय नहीं विश्व स्तर के महायज्ञ में सफल हो पाए और इस डॉट को बेहतर कर पाए। मेरी शुभकामनाएं। आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों ने मुझे सहा। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हमेशा से ये आपकी रहट वाली कहानी में अपने हर
आकांक्षा जी। और मैं हमेशा से ये रहट वाली कहानी अपने स्टूडेंट्स को सुनाती रही हूँ और वो मेरी फेवरेट कहानी थी। थैंक यू। और आज जो है हम आपने अभी लेक्चर में कहा कि हमें अपने क्रिएटर के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए, तो आप मेरे मानसिक क्रिएटर हैं और आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। और ये पूरे लेक्चर में आपने हमारे सारे बच्चों को जो संबोधित किया उससे हम बहुत अभिभूत हैं। और मैं अब अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट प्रोफेसर धनंजय यादव को आमंत्रित करना चाहती हूँ फर्दर उसके लिए। जी सर। सर आप म्यूट हैं। सर आप म्यूट हो गए थे, अब आप प्लीज। हाँ जी आवाज आ रही है? जी अब आ रही है? ओके थैंक यू। सबसे पहले तो विशेष धन्यवाद आकांक्षा जी का कि उन्होंने हमारे सामने एक वर्ल्ड क्लास स्कॉलर जिन्होंने डॉट की कहानी को बड़े अच्छे तरीके से हमारे सामने रखा। इनफैक्ट डॉट की एग्जिस्टेंस है कि नहीं है ये डॉट अपने आप को पहचान ले कि वो है क्या। और सर ने इतने अच्छे तरीके से डॉट को हमारी इंडिविजुअलिटी को पहचानने का आधार बताया और तमाम प्रैक्टिकल स्टेप्स भी दिए जो संभवतः हम टीचर्स को, स्टूडेंट्स को एंड ईच एंड एवरी इंडिविजुअल सबको ये पहचानना चाहिए कि अगर हमको चेंज को कॉन्कर करना है, चेंज को जीतना है, तो हमें अपने अस्तित्व को पहचानना चाहिए और उस अस्तित्व को कैसे हम बनाए रख सकते हैं इस पर भी सोचना चाहिए। कैसे हम दूसरे का आदर करें, दूसरे को ऑनर करें, कैसे अपने अंदर झांक कर अपनी शक्तियों को सजोएं। ये सर आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया। हम तो केवल इतना समझ पाए कि अगर ये डॉट्स सही तरीके से मिल जाएं और तो एक तीर बन सकते हैं, एक लंबी ट्रेजेक्टरी तक पहुंच सकते हैं और उस अभेद्य लक्ष्य को पा सकते हैं जो महाभारत में अर्जुन ने प्राप्त करने का प्रयास किया। अन्यथा अगर ये सही ढंग से नहीं मिले तो ये जलेबी की तरह एक दूसरे को फिर मिलते रहेंगे और कहीं आगे नहीं जा पाएंगे। तो हमें एक ऐसा चुनना चाहिए कि हाउ वी आर ज्वाइनिंग each and every point together to reach to the trajectory to reach to our destination। सर आपका विशेष धन्यवाद। ये तो हमारी वेबिनार की सीरीज है और उस वेबिनार सीरीज में आपने इतने अच्छे उद्बोधन दिए जिससे कि हम सभी लाभान्वित हुए और हमारे छात्र विशेष तौर पे, क्योंकि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कई हमारे स्टूडेंट्स सामने आ भी रहे हैं, उनकी कमेंट्स भी आ रही हैं, निश्चित ही आपके उद्बोधन से सभी लाभान्वित होंगे। और परमपिता परमेश्वर को विशेष धन्यवाद, टेक्नोलॉजी को विशेष धन्यवाद। और जो परिस्थितियां हमारे सामने आई, कोविड-19 का जो अटैक आया और आज भी हम उसको झेल रहे हैं, लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में कैंपसेस सब बंद थे। उस बंद कैंपस में हम कैसे किसी एक एक्टिविटी को जिसमें कि छात्रों तक पहुंचने का प्रयास कर सकते हैं, उसमें एक कड़ी शुरू करने जा रहे हैं जिसमें आपका आशीर्वाद सर हमको मिला। इसके लिए आपको विशेष धन्यवाद, विशेष आभार। और उम्मीद करते हैं जब कभी भी हमको आपकी आवश्यकता पड़ेगी, आप विभाग के लिए और हमारे छात्रों के लिए, शोधार्थियों के लिए आशीर्वाद देते रहेंगे। विशेष धन्यवाद उन श्रोताओं का जो कि सारी डिस्टेंसेस को भूल करके हम वर्चुअल मोड पर आए और मिल करके आपस में देख रहे हैं। और निश्चित ही आपके जो एनकरेजिंग स्पीच थी कि हम कैसे कॉन्कर करें, कैसे अपनी एग्जिस्टेंस को बनाए रखें, कैसे जुड़ करके आगे चलें, उन प्रैक्टिकल टिप्स को भी ध्यान देंगे, उसमें आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। और जो आपने कहा कि कोविड सिचुएशन तो अनप्रेसिडेंटेड है और वी हैव टू लर्न टू लिव टुगेदर विद कोरोना। कोरोना के साथ मिल करके हमको आगे चलना है और उससे अपने आप में परिवर्तन लाना है जिससे कि हमारी एग्जिस्टेंस बनी रहे और हमारी डॉट की जो बाउंड्री है वो अपने आप में इंटैक्ट रह सके और जहां कहीं भी हम एक पॉजिटिव तरीके से जुड़ करके आगे काम कर सकते हैं वहां जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो सर ये हमारा प्रयास वास्तव में उन सभी डॉट्स को जोड़ना है और इस तरीके से जोड़ना है जिससे कि हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकें।
आकांक्षा जी को विशेष धन्यवाद फॉर स्टार्टिंग दिस फोरम, प्रोफेसर साहू जी, प्रोफेसर के एस मिश्रा जी, प्रोफेसर उषा मिश्रा जी, बंद कर दिया सभी को जो कि इस फोरम पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी को विशेष धन्यवाद। और श्रोताओं को एक यह है कि आप बराबर मैसेज देखते रहिएगा। इन द नियर फ्यूचर वी विल आल्सो ऑर्गेनाइज सम नेक्स्ट सीरीज। इसी क्या है, अगली कड़ी में हम फिर किसी एक अच्छे कार्यक्रम के साथ आगे आएंगे। आपका अनएंडिंग प्रोसेस, डॉट्स हम जोड़ते जाएंगे और उसको एक निश्चित क्या लक्ष्य तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आप सभी को जुड़ने के लिए, सुनने के लिए, और प्लीज कमेंट जरूर दीजिएगा सो दैट योर फीडबैक विल मेक अस लर्न and make this program more successful, more productive and more enriching. With these words, I thank all the participants, all the viewers, all the contributors. Thank you. Thanks a lot. बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। यहाँ पर मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगी, जो भी हमारे मित्र फेसबुक से जुड़े हुए हैं उनको धन्यवाद। जूम मीटिंग में मैंने अपने कुछ मित्रों को पर्सनली इनवाइट किया था, उन सबको धन्यवाद। मैं देख रही हूँ कि आशीष, प्रोफेसर आशीष श्रीवास्तव, हेड एंड डीन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार से हैं, सुभाष जी BBAU से दिख रहे हैं, और वो तो मेरे दोनों गुरु भाई हैं। और मुझे और भी अपने जो भी मित्र दिख रहे हैं कॉलेज के टीचर्स फेसबुक लाइव पर, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत और हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग अगली बार पुनः किसी अच्छे टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे। थैंक यू ऑल, थैंक यू, नमस्ते, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।